हम पढ़ रहे थे WBC के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया WBC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों WBC का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कोशिका। बात समझ में आ गई। दोस्तों WBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो भैया WBC का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो श्वेत रंग की या सफेद रंग की है वो कौन सी कोशिका है दोस्तों, वो भैया WBC है। अगला क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि वह रक्त कणिका या फिर वह रक्त कोशिका जिनकी संख्या सबसे कम होती है वह कौन सी है। तो भैया वह कौन सी है, WBC है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि RBC मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है और जो WBC होती है वो हजारों में होती है। इसलिए दोस्तों इन रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक संख्या RBC की होगी, सबसे कम होगी भैया WBC की। बात क्लियर है। अगला प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह रक्त कणिका जिसका आकार सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा आकार किसका है, WBC का है, और सबसे छोटा आकार किसका है, तो भैया RBC का है। बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी? मेरे हिसाब से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी अपने साथी हैं जो पढ़ने वाले हैं उन सभी के साथ अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। उनसे कहो दोस्तों कि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पर, आइए जुड़िए और दोस्तों अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने परिवार को बढ़ाइए। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। दोस्तों जो हमने कल पढ़ा है फटाफट 5-7 मिनट में सबसे पहले उसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको कल की बातें याद आ जाए। दोस्तों कल हमने पढ़ा था भैया RBC। क्या पढ़ा था दोस्तों, RBC पढ़ा था, संपूर्ण RBC पढ़ लिया था। दोस्तों RBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिका या फिर दोस्तों आप कोशिका कह सकते हो। बात क्लियर है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है दोस्तों वो होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। बात क्लियर है दोस्तों। जो इरिथ्रो होता है इसका मतलब तो होता है दोस्तों लाल, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो दोस्तों लाल रंग की है वो कौन सी है दोस्तों, वो RBC है। अभी तक मैंने क्या बताया कि RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। दोस्तों RBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो लाल रंग की है वो कौन सी है दोस्तों, वो RBC है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों RBC की संख्या की, कि भैया RBC की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। दोस्तों 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है प्रति 100 ml HB, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में जो RBC होती है उसकी संख्या होती है पुरुष में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं महिला की बात करूं,
तो भैया महिला में होती है 4 से लेकर के 4.5 मिलियन प्रति 100 ml Hb, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी होती है इसकी संख्या होती है दोस्तों महिलाओं में 4 से लेकर के 4.5 मिलियन। ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था कि भैया आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों अपवाद है ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में भैया केंद्रक पाया जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। दोस्तों संख्या में सर्वाधिक होती है आरबीसी, लेकिन दोस्तों आकार में सबसे छोटी होती है। दोस्तों इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है दोस्तों वो दोस्तों द्विअवतलाकार या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं डंबलाकार होता है। किसका? आरबीसी का। अगर दोस्तों मैं आरबीसी के जीवन काल की बात करूं कि भैया आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो भैया आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद में दोस्तों आपकी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों? मृत्यु होती है लीवर और पलिया में। पलिया में सर्वाधिक होती है, लीवर में कम होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। मरने के बाद में दोस्तों पूरी जितनी आरबीसी मरी है उतनी का तो पुनर्निर्माण नहीं होता, लेकिन कुछ मात्रा में आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है और वो पलिया में ही इकट्ठा हो जाती है। जब दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, तो दोस्तों ब्लड की कमी होगी तो ब्लड का मुख्य भाग होता है आरबीसी, मैंने आपको कल बताया था। तो भैया आरबीसी की भी कमी होगी तो दोस्तों हम पलिया से आरबीसी ले सकते हैं, इसलिए हमारा शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि भैया आरबीसी का कार्य क्या है, तो दोस्तों आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों आरबीसी क्या करती है? आरबीसी का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी का कार्य होगा वो हीमोग्लोबिन का कार्य होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है 100% तो, और 75% करता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ताजा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हमारी आरबीसी करती है। तो कोई आपसे पूछे कि भैया आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों कमी से रोग बताते हैं कि भैया आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो दोस्तों कमी से रोग होगा अनीमिया। कौन सा होगा? अनीमिया। इस अनीमिया रोग में क्या होता है दोस्तों? आपकी जो आरबीसी होती है इसकी संख्या है दोस्तों वो कम हो जाती है। दोस्तों आपके शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाएगी, यानी कि खून की भी कमी हो जाएगी। इसी रोग को दोस्तों क्या कहा जाता है? अनीमिया कहा जाता है। दोस्तों इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? इसकी अधिकता से रोग होता है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में हमारे जो हाथ है वो दोस्तों लाल पड़ जाएंगे, फिर दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि भैया हाथों में खुजली होगी, यानी कि इचिंग होगी, ब्लड तक आ सकता है, ब्लड तक आ सकता है। और ब्लड के साथ में दोस्तों हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा पर दोस्तों काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, काले रंग के
धब्बे पड़ जाएंगे। दोस्तों ये बातें मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई है, ये मैंने दोस्तों आपको जितने भी बातें बताई है, कल इन सभी बातों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी, एक एक पॉइंट को 3-3 बार बताया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। सिर्फ मैंने आपका रिवीजन करवाया है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको आरबीसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भैया, आरबीसी रेड ब्लड सेल, दोस्तों आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल या फिर दोस्तों रेड ब्लड कार्पल्स, इसे लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कोशिका कहते हैं। दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है या फिर दोस्तों डॉक्टर इस आरबीसी को जिस नाम से पुकारते हैं वो नाम क्या है दोस्तों? इसका इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो दोस्तों लाल रंग की है वो कौन सी कोशिका है? वो आपकी आरबीसी है। बात क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको यह भी बताया था कि आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। दोस्तों आरबीसी मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है और डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है। तो यह आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है, लेकिन आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए दोस्तों इसे ब्लड की सबसे छोटी कोशिका फिर दोस्तों ब्लड की मुख्य कोशिका कहा गया है। दोस्तों आरबीसी की जो संख्या होती है वो पुरुषों में होती है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी की संख्या होती है दोस्तों पुरुषों में वो होती है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। बात आपको समझ में आ गई? अगर दोस्तों मैं यही आंकड़ा महिलाओं के लिए बताऊं तो दोस्तों महिलाओं में 100 ml हीमोग्लोबिन में 4 से लेकर के 4.5 मिलियन दोस्तों क्या होती है? आरबीसी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। दोस्तों अब बात आती है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों इसका आकार कैसे होता है? दोस्तों आरबीसी को अगर आप वैसे देखोगे तो ये इसका आकार आपको अंडाकार दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखोगे तो ये इसका आकार होता है द्विअवतलाकार या डंपलाकार। बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहां पर होती है? तो दोस्तों पलिया और यकृत में होती है। दोस्तों पलिया में मृत्यु होने के पश्चात कुछ मात्रा में दोस्तों जितनी आरबीसी मरी है उतने का तो दोस्तों निर्माण नहीं होता वापस, लेकिन कुछ मात्रा में इनका पुनः निर्माण होता है। तो दोस्तों कहां पर होता है? पलिया में होता है। पलिया में इकट्ठी हो जाती है। जब आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी तो भैया आरबीसी की भी कमी होगी, क्योंकि ब्लड का मुख्य भाग है आरबीसी जो कि मिलियंस में होती है। तो भैया जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो भैया हम पलिया से, जो पलिया होता है उससे हम क्या लेते हैं दोस्तों? पलिया से हम आरबीसी लेते हैं, इसलिए हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है पलिया को। बात आपको समझ में आ गई? और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु भी कहाँ होती है? पलिया में होती है। बात आपको समझ में आ गई? स्तनधारी जो होते हैं दोस्तों, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है, ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बात आपको समझ में आ गई? उसके अलावा दोस्तों इसका कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन कराना, मैंने आपको डिटेल में बताया। इसकी कमी से रोग होता है अनेमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या घट जाती है और दोस्तों ब्लड की भी कमी आती है हमारे शरीर में। इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है? हमारे हाथ लाल पड़ जाते हैं, हमारे हाथों में खुजली होती है, ब्लड तक आ जाता है, हमारे त्वचा पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। इसे पॉलीसाइफोनिया भी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज और मैंने कल आपको डिटेल में पढ़ाई थी, मैंने कहा कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो दोस्तों एक एम्फियोमा, एक उभयचर है, उसकी होती है। सबसे छोटी किसकी होती है? तो कस्तूरी हिरण की होती है। अगर यही बात दोस्तों मैं स्तनधारियों के बारे में बात करूं तो दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है हाथी की और सबसे छोटी होती है कस्तूरी हिरण की। तो भैया यहाँ तक मैंने कल आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ज्यादा डिटेल में। आशा करता हूं 2 बार अभी रिवीजन करवा दिया, 3-3 बार मैंने कल आपको पढ़ा दिया, यानी कि 5 बार पढ़ा दिया, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल।
श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चलता हूं अब आगे। दोस्तों जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवीजन करवाता हूं। मेरी क्लास की एक खासियत है दोस्तों, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो क्लास में ही याद हो जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ वादा करता हूं, बट शर्त मेरी यह है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखने को पड़ेगा। दोस्तों आपको आपकी मंजिल तक ले जाना हमारा कार्य है, बट यह है हम आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई आपको? अगर आपको नौकरी लगनी है, अगर आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। दोस्तों जिस दिन आपको समय का मालूम ना चले, टाइम का पता ना चले, उस दिन समझ लेना कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। कुछ बातें आई आपको समझ में मैंने क्या कहा? दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं भैया WBC। आइए दोस्तों देखते हैं भैया WBC की कहानी। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि नया टॉपिक है। देखिए भैया WBC के दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है, यानी WBC का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल। इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। अर्थात दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो डॉक्टर होते हैं वो WBC को दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं? तो भैया वो पुकारते हैं ल्यूकोसाइट नाम से। मैं लिख देता हूं ल्यूकोसाइट। दोस्तों जो ल्यूको है, इस ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत, और दोस्तों जो साइट है, इस साइट का मतलब होता है कोशिका। तो क्या दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं ऐसी कोशिका जो भैया श्वेत रंग की है, वह कौन सी है? वह भैया WBC है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि भैया WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों WBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो भैया WBC को किस नाम से पुकारते हैं? तो भैया वो पुकारते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। दोस्तों ल्यूको का मतलब होता है श्वेत और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिका जो दोस्तों श्वेत रंग की है, यानी कि सफेद रंग की है, वो कोशिका कौन सी है? वो भैया WBC है। क्या दोस्तों आपको यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। अब आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने कल आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि भैया जो RBC होती है, इस RBC की संख्या सर्वाधिक होती है। फिर दोस्तों जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या होती है, और फिर दोस्तों WBC की संख्या होती है। कहने का मतलब दोस्तों जो RBC होती है, इस RBC की संख्या सबसे अधिक होती है,
प्लेटलेट्स की संख्या उससे कम होती है और भैया WBC की संख्या सबसे कम होती है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया रक्त कणिकाओं में सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो भैया किसकी होती है, भैया WBC की होती है। लेकिन दोस्तों अगर आकार की बात आए तो भैया आकार में जो WBC होती है वो दोस्तों सबसे बड़ी होती है। उससे छोटी दोस्तों जो प्लेटलेट्स है वो होती है। और दोस्तों सबसे छोटी जिस रक्त कणिका का जो आकार होता है वो होती है भैया RBC। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने आपसे कहा कि भैया रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। दोस्तों इनमें मैं बात करूं कि भैया संख्या सबसे ज्यादा किस रक्त कणिका की होती है, तो RBC की संख्या सबसे अधिक होती है। क्योंकि मैंने आपको जब RBC पढ़ाई थी तब बताया था कि RBC मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है और WBC होती है दोस्तों वो हजारों में होती है। इस कारण RBC की संख्या सबसे अधिक होगी। प्लेटलेट्स है उसकी संख्या उससे कम होगी, किससे, RBC से, और दोस्तों सबसे कम होगी इसकी WBC की संख्या। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर दोस्तों मैं आकार की बात करूं भैया तो WBC का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। उससे छोटा दोस्तों प्लेटलेट्स का होता है। सबसे छोटा जो आकार होता है वो भैया RBC का होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि भैया जो WBC होती है इस WBC की संख्या कितनी होती है। तो भैया जो WBC होती है इस WBC की जो संख्या होती है वो दोस्तों मेल में और दोस्तों फीमेल में दोनों में समान होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो भैया 8000 से लेकर के 10,000 प्रति 100 ml HB, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में दोस्तों WBC की संख्या कितनी होती है भैया 8000 से 10,000 होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? इसके अलावा दोस्तों अगर मैं निर्माण की बात करूं कि भैया WBC का निर्माण कहां होता है, तो भैया WBC का निर्माण होता है भैया पीली अस्थि मज्जा में। कहां पे होता है दोस्तों, पीली अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था RBC में कि भैया मान लीजिए ये कोई हड्डी है, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी हड्डी है। इस हड्डी में दोस्तों एक खोखला पार्ट होता है, ये होता है भैया बोन मेरो। बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। ये लाल अस्थि मज्जा दोस्तों RBC के निर्माण में सहायक होता है। और एक होता है दोस्तों पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। ये पीली अस्थि मज्जा क्या करती है दोस्तों, WBC का, प्लेटलेट्स का और भैया जो प्लाज्मा होता है इसके निर्माण में सहायक होती है। क्या आपको यह कहानी समझ में आई या नहीं है? दोस्तों ये अस्थि मज्जा होता है हमारी हड्डियों में। कहाँ पे होता है, अस्थियों में। और भैया ये अस्थि मज्जा बड़ी बड़ी हड्डियों में बनता है। यानी कि हमारे शरीर में दोस्तों 206 अस्थि होती है, 206 हड्डी होती है। उन 206 में से दोस्तों ये अस्थि मज्जा 150 से 160 अस्थियों में बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए दोस्तों एक बार और रिवीजन करवाता हूं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ रहे थे WBC के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया WBC का पूरा नाम क्या है।
तो दोस्तों WBC का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कोशिका। बात समझ में आ गई। दोस्तों WBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो भैया WBC का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो श्वेत रंग की या सफेद रंग की है वो कौन सी कोशिका है दोस्तों, वो भैया WBC है। अगला क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि वह रक्त कणिका या फिर वह रक्त कोशिका जिनकी संख्या सबसे कम होती है वह कौन सी है। तो भैया वह कौन सी है, WBC है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि RBC मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है और जो WBC होती है वो हजारों में होती है। इसलिए दोस्तों इन रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक संख्या RBC की होगी, सबसे कम होगी भैया WBC की। बात क्लियर है। अगला प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह रक्त कणिका जिसका आकार सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा आकार किसका है, WBC का है, और सबसे छोटा आकार किसका है, तो भैया RBC का है। बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी? मेरे हिसाब से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसकी संख्या की बात करते हैं कि भैया इस WBC की संख्या कितनी होती है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया WBC की संख्या कितनी होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मेल और फीमेल में दोनों में ये समान रूप से होती है। 8000 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 8000 से 10,000 दोस्तों WBC की संख्या होती है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके निर्माण की। तो दोस्तों चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सभी का निर्माण किस में होता है दोस्तों, हमारी हड्डियों में होता है। हड्डियों में कहाँ होता है, हड्डियों में दोस्तों एक खोखला पार्ट होता है जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। ये वाला ये अस्थि मज्जा भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीली अस्थि मज्जा, यानी कि एक होता है रेड बोन मेरो और एक होता है येलो बोन मेरो। तो दोस्तों जो रेड बोन मेरो है इसमें दोस्तों RBC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे दोस्त, RBC का निर्माण होता है। और दोस्तों जो येलो बोन मेरो है उसमें दोस्तों ये WBC, प्लेटलेट्स और दोस्तों जो प्लाज्मा है इनका निर्माण होता है। दोस्तों ये बोन मेरो बड़ी बड़ी हड्डियों में बनता है, बड़ी बड़ी अस्थियों में बनता है। हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है जिनमें से 150 से 160 हड्डियों में ही दोस्तों ये बोन मेरो बनता है। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया जब हम पेट में थे, भ्रूणीय अवस्था में थे, तो उस समय तो भैया ये बड़ी बड़ी अस्थि होती नहीं है। तो उस समय हमारे शरीर में ब्लड कहां से आता था, तो दोस्तों आपके लीवर में ब्लड का निर्माण होता था उस टाइम पर। बात आपको समझ में आ गई। ये छोटी सी कहानी है, आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया RBC और जो WBC होती है उसका अनुपात कितना होता है। अगर आपको पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी बहन है, उनमें से किस किस को पता है कि भैया RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में RBC और WBC का अनुपात नहीं, WBC और RBC का अनुपात पूछा गया था। बात आपको समझ में आ गई। देखिए भैया अब बात करते हैं हम RBC और WBC के अनुपात की। भैया जो RBC होती है और जो WBC होती है इनका जो अनुपात है ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये अनुपात होता है दोस्तों 600:1। दोस्तों WBC की संख्या कितनी होती है, तो भैया WBC की संख्या होती है 100 ml हीमोग्लोबिन में 8000 से लेकर के 10,000। बहुत सारी पुस्तक दोस्तों 6000 से लेकर के 8000 भी बताती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों जो आरबीसी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो आरबीसी होती है उसकी संख्या होती है पुरुष में तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन है, और महिलाओं में कितनी होती है दोस्तों 4 से लेकर के 4.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन। तो अगर आप अनुपात निकाल कर देखोगे भैया तो ये अनुपात कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 600:1। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं दोस्तों हम डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की। तो भैया डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? अगर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है भैया 2 से 4 दिन। कितना होता है दोस्तों? 2 से 4 दिन होता है। क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ दोस्तों, 2 से 4 दिन बाद में भैया आपकी जो डब्ल्यूबीसी है उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो भैया 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन के बाद में डब्ल्यूबीसी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, डब्ल्यूबीसी दोस्तों मर जाती है। लेकिन बात ये आती है ये मरती कहां पर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत और दोस्तों पलिहा में। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों इसकी मृत्यु होती है भैया ब्लड में ही। कहाँ पे होती है दोस्तों? ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है। ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसका पुनर्निर्माण बहुत कम होता है, इसका पुनर्निर्माण बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों जो पुनर्निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा? वो भैया ब्लड में ही होगा, और ये ब्लड में ही दोस्तों इकट्ठी हो जाती है। जब दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है तब दोस्तों हम इसे ब्लड से ही ले लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 600:1। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन बाद में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? तो भैया आरबीसी की मृत्यु तो लीवर और पलिया में हुई थी, लेकिन दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी मृत्यु ब्लड में ही होती है। और दोस्तों कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में इसका पुनर्निर्माण होता है, आरबीसी की तरह नहीं होता। आरबीसी का बहुत ज्यादा मात्रा में पुनर्निर्माण होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का बहुत कम पुनर्निर्माण होता है। और दोस्तों होता है तो ब्लड में ही होता है, ब्लड में ये इकट्ठी हो जाती है। जब हमें आवश्यकता होती है तब दोस्तों हम इस डब्ल्यूबीसी को ले लेते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इसके आकार की कि भैया डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है। तो भैया डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो दोस्तों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि दोस्तों इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, कोई से भी आकार की हो सकती है। कहने का मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने ये बता दिया कि भैया ये डब्ल्यूबीसी का आकार है, हाँ भैया हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि भैया ये तो गोल होती है, हाँ भैया हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि भैया ये तो कुछ इस तरह की होती है, चौकोर टाइप, हाँ भैया हो सकती है। मैंने कहा कि भैया इस तरह की हो सकती है, हाँ भैया हो सकती है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, ऑप्शन में हो सकता है गोलाकार होता है, त्रिकोणाकार हो सकता है, अमीबा के समान होता है, या फिर दोस्तों डंबलाकार होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप के आते हैं तो आपको करके आना है कि अमीबाकार होता है। दोस्तों आपने नाम सुन रखा होगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यानी कि वह जीव जिसका निर्माण दोस्तों एक कोशिका से हुआ है, वह कौन सी है?
वह दोस्तों है अमीबा। और ये जो अमीबा होती है दोस्तों, ये जो अमीबा होती है दोस्तों, इस अमीबा का आकार भी निश्चित नहीं होता। इसका आकार भी निश्चित नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया WBC का आकार कैसा होता है, तो भैया अमीबा के समान होता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो ये बताओ, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा भैया कि जो WBC होती है उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि उसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, कोई से भी आकार की हो सकती है। वो दोस्तों इस आकार की भी हो सकती है, वो इस आकार की भी हो सकती है, वो इस आकार की भी हो सकती है, वो इस आकार की भी हो सकती है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों एक कोशिकीय जीव की, यानी कि ऐसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, वह जीव कहलाते हैं दोस्तों एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों का एक उदाहरण है दोस्तों अमीबा। क्या है साथियों? अमीबा। ये जो अमीबा होता है इसका आकार भी दोस्तों निश्चित नहीं होता। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, जो WBC होती है, जो WBC होती है, इस WBC में केंद्रक होता है। इस WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल जब RBC पढ़ाई थी तो उस समय दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो RBC होती है, यानी कि स्तनधारियों की जो RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद थे, जैसे कि ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी RBC में भैया केंद्रक नहीं था। दोस्तों जो WBC होती है उस WBC में भैया केंद्रक उपस्थित होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब आगे चलते हैं। भैया स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। RBC और WBC का अनुपात होता है 6:1। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है, पुनर्निर्माण भी ब्लड में ही होता है। WBC का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता दोस्तों। इसका आकार इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, या फिर कोई से भी प्रकार का हो सकता है। दोस्तों जो अमीबा होता है, जो एक कोशिकीय जीव है, उसके समान इसका आकार बताया गया है, यानी कि अमीबा का आकार भी फिक्स नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आपकी जो WBC है उसका आकार भी फिक्स नहीं होता। WBC में भैया केंद्रक उपस्थित होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं एक एक बात को दोस्तों 3-3, 4-4 बार पढ़ा रहा हूं। क्यों होता है, क्यों नहीं होता, सारी चीजें दोस्तों 3-3, 4-4 बार, जिससे आपको इसी ही क्लास में सारी बातें याद हो जाए, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। आप रास्ते में नहीं भटकने चाहिए, ये मेरा काम है। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इस WBC के उपनाम। इस WBC के उपनाम तो दोस्तों इसे कहा जाता है फाइटर सेल, लड़ने वाली कोशिका। इसके अलावा दोस्तों और क्या कहा जाता है इसे? इसे दोस्तों कहा जाता है सैनिक कोशिका। क्यों कहा जाता है अभी सब कुछ बताने वाला हूं। इसे कहा जाता है दोस्तों बॉडीगार्ड कोशिका। इसे कहा जाता है दोस्तों भक्षण करने वाली कोशिका। भक्षण करने वाली कोशिका।
दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि WBC का कार्य क्या है, आप फटाक से क्या आंसर देंगे कि भैया WBC लड़ने का कार्य करती है। किससे लड़ने का कार्य करती है? तो भैया जो इन्फेक्शन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, यानी कि जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगी जो कवक होते हैं, इनसे लड़ने का कार्य करती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि भैया WBC का कार्य क्या है? अभी आपको ध्यान रखना है, WBC का कार्य क्या है भैया? लड़ना। WBC के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि WBC दोस्तों लड़ने का कार्य करती है। बात समझ में आ गई? अभी मैं आपको WBC का कार्य पढ़ाऊंगा कि WBC क्या करती है, क्या नहीं करती, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि WBC के बारे में अगर कोई पूछे कि WBC क्या करती है तो भैया लड़ने का कार्य करती है। यह बात याद हो गई अच्छे से? अब देखिए भैया इस WBC का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि इसे लड़ने वाली कोशिका कहा? तो दोस्तों ये क्या करती है? ये लड़ने का कार्य करती है। किससे लड़ने का कार्य करती है? तो दोस्तों इन्फेक्शन से, संक्रमण से। अब ये संक्रमण क्या है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी संक्रमण है। या फिर कोई ऐसा पार्टिकल, ऐसा कोई कण जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनसे लड़ने का कार्य कौन करती है? आपकी WBC करती है। बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए यह बात आपको समझ में आ गई कि इसे लड़ने वाली कोशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये इन्फेक्शन से लड़ती है, संक्रमण से लड़ती है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे लड़ती है ताकि ये हमारे शरीर में आकर हमें कोई बीमारी ना करे। यह बात आपको समझ में आ गई? या फिर कोई ऐसे बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर में पहले से नहीं है, जो हमारे शरीर में आकर हमें बीमार कर सकता है, हमें रोगी बना सकता है, उनसे लड़ने का कार्य कौन करती है? WBC करती है। अगली बात, इसे सैनिक कोशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार जो WBC होती है दोस्तों, वो WBC हमारे शरीर की रक्षा करती है, इसलिए WBC को सैनिक कोशिका कहा गया है। बॉडीगार्ड कोशिका क्यों कहा गया है? बॉडीगार्ड कोशिका भी इसलिए ही कहा गया है दोस्तों कि जैसे कि कोई बॉडीगार्ड किसी स्टार को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो WBC होती है ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। बात आपको समझ में आ गई? भक्षण करने वाली कोशिका क्यों कहा गया है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों भक्षण करने वाले, या फिर दोस्तों इसे इंग्लिश में लिखा जाता है फेगोसाइटिक सेल। भक्षण करने वाली कोशिका क्यों कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई इन्फेक्शन है, यानी कि संक्रमण है, कोई जीवाणु मान लीजिए, मैंने माना कि भैया ये कोई जीवाणु है, कोई भी हो सकता है, ये जीवाणु भी हो सकता है, ये विषाणु भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ये कवक भी हो सकता है, कोई बाहरी पार्टिकल हो सकता है जो दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। बात क्लियर है? ये है भैया WBC। ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा, WBC को पता लगा कि भैया ये तो हमारे शरीर का नहीं है, ये हमारे शरीर में आ गया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और WBC का कार्य होता है दोस्तों कि भैया इन रोगाणुओं से ये लड़ सके, हमारे शरीर को ये सुरक्षा पहुंचा सके। तो दोस्तों WBC क्या करेगी दोस्तों? इसको मारेगी। अब कैसे मारेगी भैया वो देखिए। तो सबसे पहले जो WBC होती है, इसमें जो द्रव होता है, इस द्रव को बढ़ाएगी। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से हो जाएगी। ये आपका क्या है? इन्फेक्शन है, द्रव को बढ़ा लिया, ये आपकी WBC। पहली प्रोसेस तो ये हो गई। दूसरी बात ये क्या करेगी दोस्तों? ये भैया कुछ इस तरीके से, ये WBC क्या करेगी? कुछ इस तरीके से झूठी टांगे बनाएगी और झूठी टांग बनाकर दोस्तों ये इस संक्रमण के पास पहुंच जाएगी। ये दोस्तों इस संक्रमण के पास पहुंच जाएगी।
ये WBC है, इस संक्रमण के पास पहुंच जाएगी। इसे कहा गया है दोस्तों स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है दोस्तों फाल्स, यानी कि झूठा या फिर झूठी, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी कि टांग। तो भैया ये क्या करेगी WBC, झूठी टांग बनाएगी और झूठी टांग बनाकर इसके पास चले जाएगी। और दोस्तों अगली स्टेप में क्या करती है दोस्तों, ये जो WBC होती है ये भैया इसका भक्षण कर लेती है, ये इसको खा जाती है और इसको खत्म कर देती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों WBC होती है, ये इन्फेक्शन की, संक्रमण का भक्षण करती है। इसलिए दोस्तों WBC को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है दोस्तों, फेगोसाइटिक सेल, भक्षण करने वाली कोशिका। सबसे पहले आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं है, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए WBC के उपनाम है भैया लड़ने वाली कोशिका, सैनिक कोशिका, बॉडीगार्ड कोशिका, भक्षण करने वाली कोशिका। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो WBC का कार्य होता है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो भैया ये लड़ने में सहायक होती है। बात आपको समझ में आ गई। ये लड़ने का कार्य करती है। किससे लड़ने का कार्य करती है? इन्फेक्शन से, संक्रमण से, कोई भी विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर कोई ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, उससे लड़ने का कार्य करती है भैया आपकी WBC। ये बात समझ में आ गई। इसलिए दोस्तों इसे लड़ने वाली कोशिका कहा गया। अगली बात, इसे सैनिक कोशिका क्यों कहा गया है? जिस प्रकार सैनिक हमारे बॉर्डर की, हमारे देश की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा कौन करती है? WBC करती है। इस कारण दोस्तों WBC को सैनिक कोशिका कहा गया है। बॉडीगार्ड कोशिका, कोई भी स्टार को जो बॉडीगार्ड सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार जो WBC होती है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इस कारण इसे बॉडीगार्ड सेल या बॉडीगार्ड कोशिका भी कहा गया है। भक्षण करने वाली कोशिका क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों ये जो इन्फेक्शन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उन्हें WBC भक्षण कर लेती है। भक्षण करने का मतलब खत्म कर देती है, खा जाती है। किस तरीके से खाती है ये प्रोसेस मैंने आपको बताई। मान लीजिए ये कोई भारी पार्टिकल हमारे नाक से, मुंह से हमारे शरीर में है। WBC को पता चला कि हमारे शरीर में कोई न कोई घुस गया है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। WBC एक्टिव हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेगी? अपना जो द्रव है, जो WBC के अंदर है, उसको बढ़ाएगी, जिससे इसका आकार बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये क्या करेगी? झूठी टांगे बनाएगी, जिसे कहा जाता है दोस्तों स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी कि झूठी टांगे। झूठी टांगे बनाकर इसके पास पहुंच जाएगी और दोस्तों अगली स्टेप में ये इसको खा जाएगी, इसको भक्षण कर लेगी, अपने अंदर लेकर इसको खत्म कर लेगी। इसलिए दोस्तों इसे भक्षण करने वाली कोशिका या दोस्तों फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब पढ़ते हैं दोस्तों हम WBC का कार्य। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब चलते हैं। अब आप ही बताओ दोस्तों कि भैया WBC का कार्य क्या होता है। दोस्तों मैंने इतना बता दिया तो आप इतना तो बता ही सकते हो। बता सकते हो या नहीं बता सकते, आप ये बताओ। WBC दोस्तों बहुत बड़ा है, अभी तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इतनी सारी जानकारी दे दूंगा दोस्तों, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी इस WBC के बारे में कि WBC क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम नहीं करती। दोस्तों अभी आपको सब पता लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए WBC का कार्य। WBC का कार्य दोस्तों, WBC का कार्य क्या है? ये दोस्तों हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करवाती है, प्रदान करती है। अब ये इम्यूनिटी है क्या, इसके बारे में तो बताओ।
इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है दोस्तों रोगाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या आपको कुछ समझ में आया? जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया सेम वही बातें। WBC का कार्य क्या है? हमारे शरीर को इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोगाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। दोस्तों जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे लड़ने की क्षमता कौन प्रोवाइड करवाता है? तो भैया आपकी WBC प्रोवाइड करवाती है। यही है भैया WBC का कार्य, रोगाणुओं से लड़ना। कुछ बातें आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि WBC जो होती है, ये जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके, उनसे लड़ने का कार्य करती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो दोस्तों अब हम WBC के प्रकार पढ़ लेते हैं कि WBC कितने प्रकार की होती है। फिर दोस्तों WBC के जो प्रकार हैं उनका कार्य क्या है, अभी हम दोस्तों डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम आगे चले भैया। क्या आपको मैं कुछ बता रहा हूं, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सबसे पहले आप ये बताओ, आ रहा हो तो ये बताओ, नहीं आ रहा हो तो ये बताओ। WBC दोस्तों आज खत्म नहीं होगी, कल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि WBC बहुत बड़ी है भैया। अब देखिए भैया WBC के प्रकार। दोस्तों WBC के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर कौन सा है? ग्रेन्युलोसाइट्स। और दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है दोस्तों कणिका, कणिका में। और ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है दोस्तों अकणिका में, अकणिका में। दोस्तों कणिका में क्या होता है और अकणिका में क्या होता है? तो दोस्तों ACWBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो क्या है? वो है दोस्तों कणिका में WBC। और ACWBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद ना हो, जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद न हो, कण मौजूद न हो, वो होती है भैया अकणिका में WBC। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? अब दोस्तों जो कणिका में जो WBC होती है इसके 3 प्रकार होते हैं और अकणिका में WBC के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए।
नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों इसिनोफिल्स। नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों बेसोफिल्स। और नंबर 3 पर बात आती है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार होते हैं भैया कणिका में डब्ल्यूबीसी के। कणिका में डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है दोस्तों मोनोसाइट्स और दूसरी होती है दोस्तों लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले आप ये बताओ, आपको ये कहानी जो मैंने बोर्ड पर लिखी है ये समझ में आई या नहीं आई? आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भैया डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है दोस्तों कणिका में डब्ल्यूबीसी और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर दोस्तों छोटे छोटे कण मौजूद हो वो दोस्तों कणिका में कहलाती है। और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद ना हो वो दोस्तों अकणिका में डब्ल्यूबीसी कहलाती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद हो वो कणिका में, और जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद ना हो वो दोस्तों अकणिका में। अब कौन सी तो कणिका में है और कौन सी अकणिका में है? तो दोस्तों कणिका में के 3 प्रकार है, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। सिंपली याद हो गई। और दोस्तों अकणिका में के 2 प्रकार है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिवीजन करवाऊं। दोस्तों कणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद हो। 3 प्रकार की होती है, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। बात समझ में आ गई? अकणिका में की बात करो तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण ना हो। इसके 2 प्रकार है, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। अब आशा करता हूं याद हो गई होगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि भैया इनमें से कौन सबसे ज्यादा होती है? तो भैया जो न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी है ये भैया पूरी डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक होती है। ये होती है भैया 60 से 65%। कितनी होती है मेरे दोस्त? ये होती है 60 से 65%। बेसोफिल कितनी होती है? तो भैया ये सबसे कम होती है, 0.1 से लेकर के 0.5% होती है। इसिनोफिल कितनी होती है? तो भैया ये होती है 2 से लेकर के 3%। मोनोसाइट कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 6 से लेकर के 8%। और लिम्फोसाइट कितनी होती है? तो भैया ये होती है 20 से लेकर के 25%। क्या आपको कुछ समझ में आया? कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जो डब्ल्यूबीसी होती है उनमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो भैया न्यूट्रोफिल्स होती है और सबसे कम होती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल कितनी होती है? 60 से 65%। बेसोफिल कितनी होती है? 1 से 5%। इसिनोफिल्स कितनी होती है? 2 से 3%। और दोस्तों जो मोनोसाइट होती है ये भैया 6 से 8% होती है। जो लिम्फोसाइट होती है 20 से 25% होती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? टेंशन मत करो, एक बार रिवीजन करूंगा। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों जो मोनोसाइट होती है ये भैया आकार में सबसे बड़ी होती है। और दोस्तों लिम्फोसाइट होती है ये भैया आकार में सबसे छोटी होती है। मैंने क्या कहा कि मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट का आकार सबसे छोटा होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं मात्रा की बात करूं तो भैया न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 60 से 65% मात्रा में पाई जाती है। और जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है बेसोफिल्स, जो 0.1 से लेकर के 0.5% तक होती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिवीजन करवाता हूं, बट बात आपको याद होनी चाहिए। बोर्ड पे क्या लिखा है भूल जाइए। भूल गए? अब देखिए मैंने आपसे ये कहा
कि भैया जो WBC होती है उस WBC के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कणिका में और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है अकणिका में। अब कणिका में क्या होती है और अकणिका में क्या होती है? तो ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद हो वो होती है कणिका में, और अकणिका में क्या होती है? ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद ना हो वो होती है भैया अकणिका में। दोस्तों जो कणिका में होती है उसके 3 पार्ट होते हैं और जो अकणिका में होती है उसके भैया 2 पार्ट होते हैं। क्या बात आपको समझ में आई? अब दोस्तों कणिका में है इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? एक का नाम है एसिनोफिल, एक का नाम है बेसोफिल, एक का नाम है न्यूट्रोफिल। जबकि दोस्तों अकणिका में है इसके 2 पार्ट है, एक है मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट। अब बात यह आती है कि भैया किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है इन पांचों में से? तो भैया इन पांचों में से सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स होती है 60 से 65% मात्रा में पाई जाती है पूरी WBC में। सबसे कम कौन सी होती है? सबसे कम भैया बेसोफिल होती है। कितनी होती है? तो भैया 0.1 से लेकर के 0.5% तक होती है। लेकिन दोस्तों आकार की बात की जाए कि भैया आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो भैया आकार में सबसे बड़ी जो WBC है दोस्तों वो होती है भैया मोनोसाइट, और सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह WBC जिसका आकार सबसे बड़ा है मोनोसाइट, वह WBC जिसका आकार सबसे छोटा है दोस्तों लिम्फोसाइट, वह WBC जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% मात्रा में पाई जाती है, वह WBC जिसकी मात्रा सबसे कम है, तो वह WBC कौन सी है? वह WBC है बेसोफिल। बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं है? आशा करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि WBC है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। कल दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये पांचों क्या क्या काम करती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? इनको दोस्तों केंद्रक के आधार पर भी बांटा गया है। इनका केंद्रक कैसा होता है तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कि भैया जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इन पर रिसर्च करते हैं, वो इन WBC को कैसे पहचानते हैं। इतनी सारी चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है सेशन में। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको कभी यकीन ही नहीं होगा कि हमने इतने आसान तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिया। दोस्तों लोग ऊपर ऊपर से पढ़ाकर निकल जाते हैं। अभी तक तो WBC कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन हम WBC अभी तो शुरुआत करेंगे। अभी तो दोस्तों बहुत कुछ बाकी है WBC में, ये तो दुनिया पढ़ाती है। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो एक्सपेक्टेड लेवल का पढ़ेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।